बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं अयूब खान और आप देख रहे हैं अयूब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टर्मिनोलॉजीज वेव से रिलेटेड है। तो इनमें क्या क्या आते हैं? कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन, क्रस्ट एंड ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेव साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड वेव स्पीड। ये तमाम टर्मिनोलॉजीज हम स्टडी कर लेंगे और साथ साथ एक और इक्वेशन है जो कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ये तमाम चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर स्टडी कर लेंगे। तो इससे पहले आपको जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स का कंसेप्ट आना चाहिए। बहरहाल हमने पिछले वीडियो के अंदर ये स्टडी किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखें, जो कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन होते हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में होते हैं। क्रस्ट एंड ट्रफ जो होते हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स में होते हैं। स्टार्ट करते हैं कंप्रेशन से। कंप्रेशंस क्या होते हैं? कंप्रेशन वो रीजन होते हैं जहाँ पे मीडियम की डेंसिटी हायर होती है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम रीजन। इक्विलिब्रियम रीजन से जब डेंसिटी हायर हो तो वो कंप्रेशंस कहलाते हैं, और जब इक्विलिब्रियम रीजन से डेंसिटी मीडियम की कम हो तो वो रेरफेक्शंस बनते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया, कंप्रेशन एंड रेरफेक्शंस लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में होते हैं। तो कोई सा एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स लेते हैं और उसकी डायग्राम बनाते हैं ताकि हम कंप्रेशन एंड रेरफेक्शंस को समझ सकें। लेट सपोज हमारे पास एक साउंड है। साउंड भी एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। साउंड है हमारे पास, और आपको पता है साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। लेट सपोज हमारे पास कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स है जो कि वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। जिस तरह जो है जब हम बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, और हमारे यहाँ पे वोकल कार्ड्स लगे होते हैं जिनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। और इस तरह जो स्पीकर में साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी स्पीकर के पेपर के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। लेट सपोज ये कोई स्पीकर है, ठीक है, तो स्पीकर में यूँ होता है ना, इस तरह, सॉरी, यूँ यहाँ से फिर साउंड जनरेट होती है। ये स्पीकर की डिज़ाइन का कुछ है बहरहाल। तो ये पेपर जो है जब वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, और साउंड क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में कंप्रेशन और रेरफेक्शन किस तरह बनते हैं वो स्टडी कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे ये पेपर जो है जब ये वाइब्रेट करेगा, आगे पीछे हरकत करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। लेट सपोज यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स मौजूद है, ठीक है, ये एयर है, एयर के पार्टिकल्स। जब ये पेपर वाइब्रेट करेगा, आगे पीछे हरकत करेगा अपने पोजीशन से ये पेपर, तो क्या करेगा? ये इन पार्टिकल्स को भी वाइब्रेशन में ले आएगा, पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा। तो ये पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लग जाएंगे। जिस तरह ये पार्टिकल है ये वाइब्रेट करेगा आगे पीछे, इस तरह ये और ये पार्टिकल्स। तो इस तरह ये जो है ये पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को भी डिस्टर्ब करेंगे, ये भी वाइब्रेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो तमाम पार्टिकल्स, एयर के तमाम पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और साउंड ट्रेवल होती है। अब यहाँ पे जो है इस रीजन में एयर में कंप्रेशन और रेरफेक्शंस बनते हैं। वो किस तरह बनते हैं देखें। यहाँ पे ये जो शुरू में एयर जो है नॉर्मल पोजीशन में थी जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम रीजन होती है, इक्विलिब्रियम रीजन। इक्विलिब्रियम रीजन मीन्स के जो एयर के पार्टिकल्स थे वो अपने नॉर्मल कंडीशंस में थे। अब जब ये वाइब्रेट करके आगे जाएगा ये पेपर, तो ये इन एयर्स को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, इन एयर के पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब ले आएगा। मीन्स कि ये जब वाइब्रेट करके आगे जाएगा तो इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लाएगा। मीन्स कि इस तरह ये क्लोजर बनेंगे, फिर ये पार्टिकल्स क्लोजर बनेंगे। तो जब ये डेंसिटी बढ़ती है, ये पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, तो इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। आपने सुना होगा कि स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करना मीन्स कि एक दूसरे के करीब ले आना। तो यहाँ पे भी एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इस रीजन को हम कहेंगे कंप्रेशन, ठीक है। और रेरफेक्शन क्या होती है? जहाँ पे डेंसिटी लो होती है एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम रीजन। अब ये इक्विलिब्रियम रीजन है, और इसके मुकाबले में अगर एयर के पार्टिकल्स एक दूसरे से फासले में हो तो वो रीजन क्या कहलाता है? रेरफेक्शन।
अब जाहिर सी बात है यहाँ पे ये जो डिस्टर्ब होके एक दूसरे के करीब आ गए हैं ये वाले, तो ये वापस जो है वो फासला बरकरार रखना चाहेंगे, वापस सेपरेट होंगे। तो ये जब वापस सेपरेट होंगे तो ये एक दूसरे से और भी ज़्यादा सेपरेट हो जाएंगे और दूर जाएंगे, तो इससे डेंसिटी और कम हो जाएगी इक्विलिब्रियम के मुकाबले में जिस तरह पहले था, उसके मुकाबले में और इनमें फासला बढ़ जाएगी। तो ये एयर पार्टिकल्स इस तरह दूर जाएंगे, ठीक है, और वापस ये कंप्रेशन होती रहेगी, ठीक है, और फिर दूर जाएंगे। इस तरह इनमें जो है बाज़ जगहों पर डेंसिटी कम होगी और बाज़ जगहों पर ज़्यादा होगी। तो ये जो रीजन है जहाँ पे डेंसिटी हायर होती है इनको हम कहते हैं कंप्रेशंस, ठीक है, ये रीजन और ये रीजन इनको हम कहते हैं कंप्रेशन। जहाँ पे डेंसिटी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम रीजन, वो रीजन जहाँ पे डेंसिटी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम रीजन, दोस रीजन्स आर कॉल्ड कंप्रेशंस। और वो रीजन जहाँ पे डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम रीजन, देन दोस रीजन्स आर कॉल्ड रेरफैक्शंस। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला एरिया जो है ये क्या है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत लोअर है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला और ये वाला एरिया, तो इनको हम क्या कहेंगे, रेरफैक्शंस। ये वाला और ये वाला रेरफैक्शंस, ये एरियाज क्या कहलाएंगे, रेरफैक्शन, जहाँ पे डेंसिटी कम होती है। तो इनकी डेफिनेशन लिखते हैं कि कंप्रेशन क्या होती है, रेरफैक्शंस क्या होते हैं। कंप्रेशंस compressions are the region compressions are the regions, वो इलाके होते हैं, वो जगह होते हैं, are the regions in which the density of medium is higher as compared to the region of equilibrium। वो रीजन जहाँ पे मीडियम की डेंसिटी हायर होती है एज कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम रीजन, देन दोस रीजन्स आर कॉल्ड कंप्रेशंस, ठीक है, जहाँ पे डेंसिटी हाई होती है। और रेरफैक्शंस क्या होते हैं, रेरफैक्शंस आर दोस रीजन आर द रीजन्स, यही डेफिनेशन लिख लो बस, यहाँ पे जो है हायर की जगह लोअर लिख लो। दोस रीजन इन विच द डेंसिटी of the medium is lower as compared to equilibrium region। ठीक है, ये थोड़े इक्विलिब्रियम रीजन होगा, ठीक है। कंप्रेशन वो होते हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम रीजन के मुकाबले में डेंसिटी हायर होती है, और रेरफैक्शंस वो होते हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम रीजन के मुकाबले में मीडियम की डेंसिटी कम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, जहाँ पे डेंसिटी हायर है कंप्रेशंस बनते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और जहाँ पे डेंसिटी कम होती है पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वहाँ पे डेंसिटी कम होती है ना, तो वहाँ पे रेरफैक्शंस बनते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होते हैं कंप्रेशंस, और रेरफैक्शंस ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होते हैं। और क्रस्ट और ट्रफ जो होते हैं ये ट्रांसवर्स वेव्स में होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स में, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते थे, जहाँ पे पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हों,
और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन सेम हो तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पे साउंड था, यहाँ पे देखें साउंड के पार्टिकल्स की डायरेक्शन यूँ थी, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहे थे इस तरह, और वेव भी आगे बढ़ रही थी, यूँ हॉरिजॉन्टली वेव बढ़ रही थी और वाइब्रेशन भी हॉरिजॉन्टल होता था। तो इन दोनों को देखा जाए तो सेम प्लेन पे होते थे, सेम डिग्री में होते थे, जीरो एंगल बनाते थे, आपस में पैरेलल होते थे। तो इस तरह के वेव्स को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और जहाँ पे पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल में हो, तो वो ट्रांसवर्स वेव्स बनते हैं। ये हमने डिस्कस की हुई है, ठीक है। सेकेंडली हम आते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ की तरफ। लेट सपोज हमारे पास कोई भी एक वेव है इस फॉर्म में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट सपोज ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस अप एंड डाउन हो रही है और वेव इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है, वेव इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जो होती है वो अप एंड डाउन होती है। तो ये आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इसलिए ये ट्रांसवर्स वेव्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रस्ट वो रीजन होता है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हायर पॉइंट में होता है, और ट्रफ जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से लोअर पॉइंट में होते हैं, लोअर मैक्सिमम हाइट में होते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे अगर कंसीडर किया जाए तो ये लाइन जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। अगर देखा जाए ये देखें, ये है मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है, इसको हम कहेंगे क्रस्ट। और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हो और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से लोअर हो तो उसको हम कहेंगे ट्रफ। जिस तरह ये है, इसमें देखा जाए तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ट्रफ। अगर लेट सपोज हम कंसीडर करते हैं ये वाला पॉइंट, तो इसको हम क्रस्ट नहीं कहेंगे, क्यों, बहरहाल ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से अबाव तो है लेकिन ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। मैक्सिमम हाइट ये वाला बनता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट मौजूद है वो ये वाला पॉइंट बनता है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे क्रस्ट, ठीक है। और ये वाला पॉइंट ट्रफ कहलाएगा, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्रस्ट और ट्रफ पॉइंट्स के नाम होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। कंप्रेशन और रेरफेक्शन में रीजन होता था, क्रस्ट और ट्रफ में पॉइंट्स होते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ से लेकर ये वाला ये क्रस्ट है या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रफ है, ऐसा नहीं है। क्रस्ट और ट्रफ सिर्फ पॉइंट्स के नाम है, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट्स के नाम है। यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनता है इसको हम क्रस्ट कहेंगे, और जो लोअर बनता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से लोअर बनता है, यहाँ पे जो पॉइंट बनता है मैक्सिमम हाइट वाला, इसको हम कहेंगे ट्रफ, ठीक है। तो इस तरह ये यहाँ पे भी एक क्रस्ट बनेगा, क्योंकि ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम हाइट में है। तो क्रस्ट और ट्रफ सिर्फ पॉइंट्स के नाम होते हैं। क्रस्ट कौन से पॉइंट्स होते हैं, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अप साइड पे मैक्सिमम हाइट पे मौजूद हो, और ट्रफ वो होते हैं जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से लोअर पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे हो, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। क्रस्ट, इट इज द पॉइंट above the equilibrium position with maximum height। लेट सपोज यहाँ पे हम इनको इन पॉइंट्स को नाम दे दिए, ए, ये रहा बी, ये सी है, ठीक है, और ये हमने डी नाम दे दिया, ये ई नाम दे दिया इन पॉइंट्स को। तो यहाँ पे हमारे पास क्रस्ट कौन से मौजूद होंगे, जो पॉइंट ए है, बी है, सी है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम हाइट पे मौजूद हैं और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाव है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स ए, बी एंड सी और क्रस्ट। यहाँ पे ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, ए, बी एंड सी, ये क्रस्ट होंगे, ए बी सी ये क्रस्ट होंगे। तो ट्रफ कौन से होंगे, ट्रफ, इट इज द पॉइंट
It is the point with maximum height below the equilibrium position, below the equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन के नीचे जितने भी मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को हम कहेंगे ट्रफ। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स डी एंड ई, पॉइंट्स डी एंड ई और ट्रफ्स। पॉइंट डी एंड ई यहाँ पे क्या है, ट्रफ है। ठीक है, पॉइंट डी एंड ई ये यहाँ पे ट्रफ है। तो क्रस्ट और ट्रफ समझ में आ गया। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड को हम एक्स नॉट से डिनोट करते हैं या ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम हाइट जितना होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम हाइट तक के लेंथ को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्रस्ट और ट्रफ जो थे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम हाइट पर मौजूद पॉइंट्स होते थे, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम हाइट तक के लेंथ को हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, और ये भी सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं होंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक के लेंथ को, डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक के लेंथ को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। जिस तरह यहाँ पे होता है, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ पॉइंट्स के नाम थे, एम्पलीट्यूड जो होता है ये लेंथ होता है। ठीक है, और इसका यूनिट भी मीटर होता है। क्रस्ट और ट्रफ पॉइंट्स होते हैं तो इनके कोई यूनिट्स नहीं है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है ये डिस्टेंस को मेजर करता है, तो इसलिए इसका यूनिट मीटर है। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट से डिनोट करते हैं या ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि क्रस्ट तक या ट्रफ तक के लेंथ को इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। जिस तरह लेट सपोज हमारे पास ये वाला वेव है, ठीक है, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब यहाँ पे ये जो है ये ट्रफ है, ठीक है, और ये भी ट्रफ है, और ये जो है ये क्रस्ट है। क्रस्ट और ट्रफ जो होते हैं ये पॉइंट्स के नाम होते हैं, इन पॉइंट्स के नाम होते हैं जो मैक्सिमम हाइट पे मौजूद होते हैं, या अबव होते हैं या बिलो होते हैं। लेकिन जो एम्पलीट्यूड होता है ये उस लेंथ को मेजर करता है मैक्सिमम हाइट तक इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक के लेंथ को एम्पलीट्यूड कहते हैं, इस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड कहते हैं, लेंथ या डिस्टेंस को। अब ये क्रस्ट तक ज़रूरी नहीं है, ट्रफ में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लेंथ सेम होते हैं दोनों, तो इस लेंथ को भी, इस डिस्टेंस को भी हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ए से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, ए से डिनोट करते हैं या एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका यूनिट मीटर होता है। तो एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, द लेंथ बिटवीन क्रस्ट एंड क्रस्ट आर ट्रफ टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी एक क्रस्ट या ट्रफ तक के हाइट को, डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। द लेंथ बिटवीन क्रस्ट और ट्रफ टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। इट्स यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होता है ये ट्रांसवर्स वेव्स में भी होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी होते हैं, ये दोनों में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक जिन्हें हमने डिस्कस किया ये स्पेसिफाई थे,
ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। लेकिन ये जो बाकी पैरामीटर्स हैं ये दोनों में यूज़ होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स में भी, लॉन्गिट्यूडनल में भी। नेक्स्ट है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लैम्डा से, इस साइन को हम कहते हैं लैम्डा। इट्स जस्ट लैम्डा। सो वेवलेंथ क्या होता है? एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं लैम्डा या वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक पोजीशन से लेकर दूसरे उस पोजीशन तक के लेंथ को कहेंगे जहाँ पे वेव अपने आप को रिपीट करता है। एक उस पोजीशन से दूसरे उस पोजीशन तक के लेंथ को हम कहेंगे जहाँ पे, जिस पोजीशन पे वेव अपने आप को रिपीट करता है, उन दो पोजीशन के दरमियान लेंथ को हम कहेंगे वेवलेंथ। जिस तरह यहाँ पे देखें, लेट सपोज ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेट सपोज इस पॉइंट से। अब इसने यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ तक आ गया, लेकिन यहाँ से ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ से नीचे आता था, यहाँ से ऊपर जाता है। तो ऊपर जाके जब वापस इस पोजीशन तक आता है तो यहाँ से अपने आप को रिपीट करता है। देखें, इस तरह एक कंप्लीट साइकिल हो गया, यहाँ से फिर अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से जाहिर करते हैं। ठीक है, एक उस पोजीशन से उस पोजीशन तक के फासले को हम लैम्डा कहेंगे जिस पोजीशन पर वेव अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लैम्डा को जाहिर करेंगे तो इस पोजीशन से लेट सपोज लेते हैं हम, तो ये हो गई, एंड देन यहाँ से फिर यहाँ तक, और इस पोजीशन के बाद ये अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। जिस तरह यहाँ से ये अप जाता था, यहाँ से भी ये अप जाता है, तो यहाँ से अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। तो इन पोजीशन के दरमियान के लेंथ को हम क्या कहेंगे? लैम्डा। इस लेंथ को हम कहेंगे लैम्डा। और लैम्डा भी जो है डिस्टेंस को मेजर करता है, वेवलेंथ भी डिस्टेंस को मेजर करता है, तो इसलिए इसका यूनिट भी मीटर ही होगा। ठीक है, वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर ही होगा। तो एक बार और सुन लें, वेवलेंथ क्या होता है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे जिस पॉइंट पर वेव अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। जिस तरह यहाँ पे होता है, यहाँ से यूं जाता है, डाउन जाता है, फिर यहाँ से अप होके यहाँ से दोबारा डाउन जाता है, तो यहाँ पे यह खुद को रिपीट करता है इस पोजीशन पे। तो इन दो पोजीशन के दरमियान के लेंथ को हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि दो क्रस्ट के दरमियान तक के फासले को हम वेवलेंथ कहेंगे। किस तरह? देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट से लेट सपोज हम स्टार्ट लेते हैं, तो इस पॉइंट से वेव जाती है यूं, फिर यहाँ तक आती है। तो जब यहाँ तक आती है तो ये अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। यहाँ से डाउन आ रहा था और एक चक्कर मुकम्मल करके यहाँ से फिर डाउन आने लग जाता है, तो इस पोजीशन पर ये वेव अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। तो इसलिए इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक के लेंथ को हम क्या कहेंगे? लैम्डा। इस पोजीशन, इस लेंथ को, ठीक है, इस लेंथ को हम लैम्डा कहेंगे। या यूँ भी हो सकता है कि दो ट्रफ के दरमियान के लेंथ को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। दो ट्रफ के दरमियान लेंथ को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे है, दो ट्रफ है हमारे पास, इन दो ट्रफ के दरमियान के लेंथ को हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के लिए। ट्रांसवर्स वेव के लिए लैम्डा क्या होगी? वेवलेंथ क्या होगी? द डिस्टेंस फ्रॉम one position to another that position in which the wave repeat itself. The distance from one position to another that position in which the wave repeat itself.
एक पोजीशन से लेकर दूसरे उस पोजीशन तक के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे, जिस पोजीशन तक वेव अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, एक पोजीशन से लेकर दूसरे उस पोजीशन तक के लेंथ को हम वेवलेंथ कहेंगे, जहाँ पे वेव अपने आप को रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि द लेंथ, द डिस्टेंस, ये अलग अलग डेफिनेशन है, आप इनमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ्स। ठीक है, दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अब यहाँ पे जो एक ट्रफ होती है या एक क्रस्ट होती है, इसके नेक्स्ट जो क्रस्ट होती है उसके दरमियान को हम उसके दरमियान के लेंथ को हम लेमडा कहेंगे। अब यूँ नहीं होगा कि एक क्रस्ट ये है एक क्रस्ट ये है तो इनके दरमियान के लेंथ को हम लेमडा कहें या वेवलेंथ कहें, ऐसा नहीं हो सकता। जो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान के लेंथ को जो एक दूसरे के बाद आते हैं, एक ट्रफ के बाद जो दूसरा ट्रफ आता है, तो इन दो ट्रफ के दरमियान लेंथ को हम कहेंगे वेवलेंथ। यहाँ पे लिख ले द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, यहाँ पे देखें द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट आर टू ट्रफ, यूनिट क्या होगा? मीटर। अच्छा, नेक्स्ट है वेव साइकिल। वेव साइकिल क्या होता है कि जब वेव एक पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट करता है और वापस उसी पॉइंट तक जब पहुंचता है तो उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है और इसको हम वेव साइकिल कहते हैं। लेट सपोज कोई सा भी हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव्स है। ठीक है, ये एक लेट सपोज कोई ट्रांसवर्स वेव है हमारे पास, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये लाइन इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेट सपोज इसने अपना जर्नी इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, पॉइंट ए से, और ये इस तरह होते हुए वापस इसी पॉइंट तक आता है जिस पॉइंट से इसने खुद को स्टार्ट किया हुआ था, अपना जर्नी स्टार्ट किया हुआ था, इस पॉइंट से स्टार्ट किया हुआ था। वापस जब इस पॉइंट तक पहुंचता है तो ये इसका वन साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, वन साइकिल कंप्लीट होता है। और जब यहाँ से वापस होते हुए इस पॉइंट तक आता है तो टू साइकिल कंप्लीट होते हैं। अब इस वेव में हमारे पास टू साइकिल्स हैं। ठीक है, ये एक साइकिल बन जाता है और यहाँ से वापस ये जो है ये दूसरा साइकिल बनता है। तो वेव साइकिल क्या होगा? वेव साइकिल when the wave reaches to a position, to a point from where it was started its journey, then one cycle of the wave will be completed। जब वेव उस पॉइंट तक पहुंचता है जिस पॉइंट से उसने अपना सफ़र, अपना जर्नी स्टार्ट किया था, तो उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे था, इस पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट करता है और वापस इसी तरह के दूसरे पॉइंट तक जब आता है तो इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है और इस तरह होते होते इसके साइकिल्स कंप्लीट होते जाते हैं और इस वेव्स में हमारे पास दो साइकिल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट टर्म है फ्रिक्वेंसी। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। देखें, एक सेकंड के अंदर जितने भी वेव साइकिल कंप्लीट होते हैं उनको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकंड के अंदर जितने भी वेव साइकिल कंप्लीट होते हैं तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। लेट सपोज यहाँ से जब वेव अपना जर्नी स्टार्ट करता है इस पोजीशन से, तो हम टाइम नोट करने लग जाते हैं। लेट सपोज इस पोजीशन से अपना जर्नी स्टार्ट करता है और हम टाइम नोट करने लग जाते हैं और इस पोजीशन तक जब पहुंचता है तो एक सेकंड हो जाते हैं।
ठीक है। जब वेव यहाँ से स्टार्ट होता है तो हम स्टॉप वॉच को ऑन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, और जब 1 सेकंड स्टॉप वॉच पे कंप्लीट हो जाता है तो वेव यहाँ तक पहुँचता है। तो हम इन साइकिल्स को गिनेंगे कि कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं 1 सेकंड के अंदर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 सेकंड के अंदर 2 साइकिल कंप्लीट हुए हैं, तो इस वेव का फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज बनेगा। और हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 सेकंड के अंदर जितने भी साइकिल कंप्लीट होते हैं तो उन नंबर ऑफ साइकिल्स को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। लेट सपोज हमारे पास कोई दूसरा वेव है, एक और ट्रांसवर्स वेव से, लेट सपोज इस तरह का कोई वेव है जो कि इस पोजीशन से अपना जर्नी स्टार्ट करता है, और जब 1 सेकंड का टाइम गुजर जाता है तो उन्होंने इतने साइकिल्स पास कर चुके होते हैं। लेट सपोज इस पोजीशन में हमने जो है इस पोजीशन से टाइम स्टार्ट कर लेते हैं, और ये 1 सेकंड में इस पोजीशन तक आ जाता है। 1 सेकंड के अंदर इन साइकिल्स को ये पास करते हुए वेव गुजर जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम तो ऑलरेडी 1 सेकंड है, हम साइकिल्स को गिनेंगे कि कितने साइकिल कंप्लीट करता है। तो जितने भी साइकिल कंप्लीट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। मीन्स कि 1 सेकंड के अंदर जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होते हैं उन नंबर्स ऑफ साइकिल्स को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। लेट सपोज यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल कंप्लीट होता है, 1 साइकिल, यहाँ से फिर होते हुए यहाँ तक 2 साइकिल्स, यहाँ से होते हुए यहाँ तक 3 साइकिल्स, यहाँ से होते हुए यहाँ तक 4 साइकिल्स, यहाँ से होते हुए वापस यहाँ तक 5 साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 5 हर्ट्ज। ठीक है। और यहाँ पे क्या बना था, 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट हुए थे, यहाँ से 1 साइकिल फिर 2 साइकिल 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी इस वेव की, 2 हर्ट्ज। और जितने भी ज़्यादा वेव्स पास होंगे 1 सेकंड के अंदर तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा बनेगी। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स, the number of wave cycles passing through a point in 1 second। 1 सेकंड के अंदर एक पॉइंट से जितने भी वेव साइकिल गुजरते हैं उन नंबर ऑफ वेव साइकिल्स को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। जिस तरह यहाँ पे है 1 सेकंड के अंदर 2 वेव साइकिल्स पास होते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर 5 वेव साइकिल्स पास होते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। अब यहाँ पे देखें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू साइकिल पर सेकंड है, टाइम है। ठीक है, 1 सेकंड, और साइकिल पर सेकंड को हम कहते हैं हर्ट्ज। ठीक है, साइकिल पर सेकंड को कहते हैं हम हर्ट्ज कहते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज। और इस तरह हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट बनता है। 1 सेकंड के अंदर जितने भी साइकिल पास होते हैं वो उस वेव का फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी सिंपल है ना, 1 सेकंड के अंदर जितने भी वेव पास होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है। टाइम पीरियड, को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट सेकंड ही होगा। तो टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहेंगे जिस टाइम के अंदर वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है वेव की और यहाँ पे आके 1 साइकिल कंप्लीट होता है, यहाँ पे आके 1 साइकिल कंप्लीट होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1 साइकिल कंप्लीट होता है। अब ये 1 साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। जिस तरह यहाँ पे 2 साइकिल्स होने के लिए 1 सेकंड लगता था और 1 साइकिल कंप्लीट होने के लिए हाफ सेकंड लगेगा। ठीक है, 1/2 सेकंड लगेगा, 0.5 सेकंड। ठीक है। तो इस वेव की टाइम पीरियड क्या होगी,
0.5 सेकेंड्स, मीन्स के इन्होंने आधे सेकंड के अंदर एक वेव साइकिल पास की है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक सेकंड के अंदर 5 वेव पास होते थे, तो एक वेव को पास होने के लिए इनको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो उसकी टाइम पीरियड बनेगी। मीन्स के एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उस टाइम को हम कहेंगे टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one cycle is called time period। वो टाइम जो कि एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए लगता है उस टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। लेट सपोज यहाँ पे इस वेव में हमने वेव को चलने दिया, पॉइंट पे आके इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो जितना टाइम लगता है ना उस टाइम को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक आने में 0.5 सेकेंड्स लगे थे। ठीक है, और यहाँ पे तो इससे भी कम है, क्योंकि एक सेकंड में बहुत ज़्यादा वेव साइकिल पास होते हैं, तो एक साइकिल को पास होने के लिए कम टाइम लगेगा, तो इसकी टाइम पीरियड बहुत कम होगी, इसकी थोड़ा सा इससे मैक्सिमम होगा, हाई होगा। ठीक है, तो क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, और एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल्स पास होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होता है। एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल्स पास होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होता है, और एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एंड यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। सेकेंड ही है, जिस तरह टाइम का यूनिट सेकेंड है तो टाइम पीरियड का यूनिट भी सेकेंड ही है। अब यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये किस तरह होते हैं इसको भी डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। रेसिप्रोकल होने का मतलब है कि जब टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल अपोजिट होते हैं। ठीक है, T इज इक्वल्स टू 1/f, या हम यूँ लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू 1/t भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब ये किस तरह होते हैं उसको हम डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई से 2 या 3 वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स को हम लेते हैं। तो हमारे पास 3 वेव्स हैं। लेट सपोज एक ये वाला वेव है, एक वेव है ये वाला, ठीक है, एंड तीसरा वेव है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये 3 वेव्स हैं हमारे पास। लेट सपोज इनके इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी हम नोट कर लेते हैं। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ठीक है, ये 3 वेव्स हमारे पास मौजूद हैं। वेव 1, वेव 2 एंड वेव 3 जिसको हम नाम देते हैं लेट सपोज। अब यहाँ पे देखें, इनको कंप्लीट होने में लेट सपोज 4 सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल 4 सेकेंड लगता है, 4 सेकेंड टाइम, इससे यहाँ तक पहुँचने में 4 सेकेंड टाइम लगते हैं। 3 वेव्स हैं हमारे पास। तो शुरू वाले का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फिर सेकेंड वाले का, फिर थर्ड वाले का। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड जिस तरह हमने यहाँ पे कहा था कि एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड लगते हैं, और इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है 4 सेकेंड लगते हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता था उसको को हम टाइम पीरियड कहते थे। तो इसका फर्स्ट वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, 4 सेकेंड होगा। अब नेक्स्ट वाले का टाइम पीरियड देखते हैं, टाइम पीरियड क्या होगा इसका। यहाँ पे देखें तो 2 वेव साइकिल पास होते हैं, ठीक है, 4 सेकेंड के अंदर। टाइम तीनों के लिए कांस्टेंट है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो
4 सेकंड के अंदर 2 साइकिल्स पास होते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, 2 साइकिल्स पास होते हैं। अब ये 2 साइकिल्स पास होने के लिए 4 सेकंड टाइम लगता है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड के अंदर 2 साइकिल कंप्लीट होते हैं, तो एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 2 सेकंड लगेगा, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकंड। अब थर्ड वाले का देखें, यहाँ पे यहाँ तक 1 साइकिल, यहाँ तक 2 साइकिल, यहाँ तक 3 साइकिल, यहाँ तक 4 साइकिल, मीन्स के 4 सेकंड के अंदर 4 साइकिल कंप्लीट होते हैं, तो एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 1 सेकंड लगेगा। तो आप यहाँ पे नोट करें कि टाइम पीरियड डिक्रीज होता जाता है, टाइम पीरियड पहले वाले का ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम। अब फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता था कि एक सेकंड के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होता था कि एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स पास होते थे, नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितना साइकिल पास होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने इसको 4 सेकंड में डिवाइड किया हुआ है, तो इसका मतलब एक सेकंड यहाँ तक आ जाता है, इस पोजीशन तक, दूसरा सेकंड ये वाला, तीसरा सेकंड ये वाला, चौथा सेकंड फिर वो वाला, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ तक, इसमें 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, मीन्स कि इसको हमने 4 सेकंड्स में अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया। तो हम देखेंगे कि एक सेकंड में कितने वेव्स पास होते हैं। तो शुरू वाले का स्टडी कर लें, एक सेकंड के अंदर 1/4 वेव पास होता है। एक वेव, इसको हमने देखा था कि एक वेव को पास होने के लिए 4 सेकंड लगते थे, तो एक सेकंड के अंदर 1/4 होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/4 सेकंड होगी, जो कि इक्वल है फ्रीक्वेंसी 0.25 सेकंड, 2 सेकंड नहीं बल्कि हर्ट्स होगी, सॉरी, आई एम रियल सॉरी, 0.25 हर्ट्स होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकेंडली इस वेव को देखें, इस वेव में एक सेकंड के अंदर कितने वेव पास होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड होता है, यहाँ तक फिर 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड में एक वेव पास होता है, तो एक सेकंड में हाफ वेव पास होता है, देखें हाफ वेव पास होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 हर्ट्स, ठीक है। थर्ड वाले पे आ जाएं, यहाँ पे देखें, एक सेकंड के अंदर, ये एक सेकंड था ना, एक सेकंड, देखें एक सेकंड के अंदर एक कंप्लीट वेव पास हो जाता है, देखें एक कंप्लीट वेव, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, 1 हर्ट्स, ठीक है। एक सेकंड के अंदर एक साइकिल पास होता है तो 1 हर्ट्स बनेगा। अब यहाँ पे नोटिस करें, डाउन होते जा रहे थे तो टाइम पीरियड डिक्रीज होता जाता था, देखें 4 सेकंड, फिर 2, फिर 1, टाइम पीरियड डिक्रीज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। किस तरह इंक्रीज होता है, 0.25 हर्ट्स, फिर 0.5 हर्ट्स, फिर पूरा 1 हर्ट्स, ठीक है। 0.25 को डबल करेंगे तो 0.5 आ जाता है, 0.5 को डबल करेंगे तो 1 आ जाता है। मतलब ये है कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होती जाती है, और टाइम पीरियड इंक्रीज होती जाती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाती है। अब जाते हुए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और टाइम पीरियड इंक्रीज होती है, और डाउन आते हुए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और टाइम पीरियड डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम इस डिस्कस कर लेते हैं वेव स्पीड को। स्पीड तो आपको पता ही है कि v से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये इक्वल होता है डिस्टेंस ओवर टाइम के, ठीक है। वेव स्पीड, इसको भी हम v से डिनोट करते हैं। आपको मालूम ही होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम को हम कहते थे स्पीड। अब यहाँ पे टाइम तो टाइम पीरियड बनेगा, टाइम तो टाइम पीरियड बनेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ बनेगा, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम डिस्टेंस कहते थे ना, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते थे, वेवलेंथ। या एक उस पॉइंट से उस पॉइंट तक के फासले को कहते थे जहाँ पे वेव खुद को रिपीट करने लग जाता था, तो इनको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस कौन सा है, वेवलेंथ है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह, एस की जगह वेवलेंथ पुट करेंगे, और टाइम की जगह टाइम पीरियड। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी। समझ में आ रहा है, ये हमारा डिस्टेंस है वे लैम्डा,
और टी जो है टाइम पीरियड है जो कि इस टी की जगह पे आया हुआ है। आपको मालूम है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस आवर टाइम, डिस्टेंस आवर टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस लेमडा है और टाइम टाइम पीरियड है, तो हमारे पास इक्वेशन बनी v इज इक्वल्स टू लेमडा बाई टी। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके यूँ लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू 1/t मल्टीप्लाई बाई लेमडा। 1/t से लेमडा को मल्टीप्लाई करोगे आगे यही आ जाएगा, लेमडा इंटू 1 लेमडा बाई टी आ जाएगा। तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 1/t, आप देखें 1/t को हम कहते थे फ्रीक्वेंसी, 1/t को हम कहते थे फ्रीक्वेंसी। सो v इज इक्वल्स टू 1/t की जगह फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे और लेमडा अपनी जगह पे आ गया। तो ये रहा हमारा लास्ट वाला इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू f लेमडा, जिसको हम वेव स्पीड कहते थे। ठीक है, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। इसको हमने किस तरह प्रूव किया, जस्ट स्पीड का फार्मूला ले लिया, एस आवर टी डिस्टेंस आवर टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कौन सा है, लेमडा है, और टाइम कौन सा है, टाइम पीरियड। सो हमारे पास बनेगा v इज इक्वल्स टू लेमडा बाई टी, और लेमडा बाई टी को हम यूँ लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू 1/t मल्टीप्लाई बाई लेमडा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई लेमडा बाई टी आ जाएगा, जिससे लेमडा बाई टी वापस आ जाएगा। तो इसलिए हम इनको सेपरेट लिख सकते हैं। तो 1/t की जगह हम पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन से, तो फ्रीक्वेंसी हमने पुट कर दिया, लेमडा अपनी जगह पे, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अगर आपसे कोई कहे कि स्पीड मालूम करे, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई हो, लेमडा दी गई हो, तो आपस में मल्टीप्लाई करें उन दोनों को, आपके पास स्पीड आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई थिंक यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव डिस्कस करेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहरहाल जो भी प्रॉपर्टीज़ वेव्स के आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।